हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर कोर पेपर 5 के लिए है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चोल वंश का प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो नोट्स है मैंने खुद अपने लैंग्वेज में लिखा है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मेरा खुद का भाषा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है। दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल वंश का अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि चोल वंश अति प्राचीन वंश था, यानी बहुत ही प्राचीन वंश था, किंतु उसका यश करिकाल के शासनकाल से बढ़ना प्रारंभ हुआ। यानी करिकाल एक उनके शासक थे चोल वंश के, उनके टाइम से उनका जो प्रसिद्धि है चोल वंश का बढ़ना शुरू हुआ, जो 11वीं सदी तक चरम सीमा पर पहुंच गया। चोलों द्वारा प्राप्त यश का कारण मात्र उनके द्वारा बड़ी बड़ी विजय प्राप्त करना ही नहीं, मतलब चोल वंश का जो इतना जो प्रसिद्धि मिला है, यश प्राप्त हुआ है, वो उनका द्वारा जीता गया बड़ा बड़ा युद्ध ही नहीं, वरन बहुत सारा उनका प्रशासनिक व्यवस्था भी था। ठीक है, वरन उसका प्रशासनिक व्यवस्था व प्रबंध भी था। संभवतः चोलों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पक्ष चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था ही थी। यानी चोल व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण यह था, इतिहास था, जिनके कारण हम लोग आज अभी भी पढ़ते हैं, वो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ही था। चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में चोल के अनेक अभिलेख प्रकाश, मतलब क्या, चोल जो व्यवस्था था वहाँ उसका प्रशासनिक व्यवस्था, वो चोलों के अभिलेख से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, जिनमें इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। यानी किस प्रकार का जानकारी मिलता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला है केंद्रीय शासन व एवं शासन। ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था था, मतलब केंद्र सेंट्रलाइज्ड कैसे था, है ना, सेंटर में क्या होता था। चोल का शासन राजतंत्रात्मक था, मतलब चोल जो शासन व्यवस्था में राजा की प्रधानता थी, राजा मेन होता था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा समस्त शासन तंत्र का प्रमुख संचालक था। वह शासन क्रिया में मंत्रियों की सलाह एवं सहायता से किया करता था, मतलब मंत्रियों का सलाह से वह अपना कार्य करता था। वह आज्ञा अधिकतर मौखिक देता था, यानी राजा मुख से ही बोलते थे, जाओ ए कर लो, वो कर लो, मतलब जो मौखिक बोलता था वो लिखित नहीं देता था राजा। उसका निजी सचिव उसकी आज्ञाओं को लिखा करता था। ठीक है, उनका जो निजी सचिव था, सचिव है ना, वो लोग क्या करता था, उसका काम ही था जो राजा क्या क्या बोलता है उसको नोट करना और वही इम्प्लीमेंट करना, लिखा करता था। अन्य पदाधिकारियों को भेजता था। अधिकारियों को वेतन के बदले भूभाग के रूप में राजस्व प्राप्त होता था। यानी वेतन के बदले क्या होता था, जमीन दिया जाता था उस टाइम में, है ना। युवराज को राजा अपने शासन काल में ही चुन लेता था, यानी उसके बाद उसका शासन व्यवस्था में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा वो राजा अपने समय रहते ही, जीवित रहते ही चुन लिया करता था, जो उसके प्रत्येक काम में सहायता करता था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, यानी सबसे जो बड़ा लड़का होता था राजा का, वही उत्तराधिकारी होता था। तो दोस्तों, ये हम लोग पहले क्या पढ़े, उसमें केंद्रीय व्यवस्था में सबसे पहले राजा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग चोल व्यवस्था का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थल सेना एवं वायुसेना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वायुसेना नहीं होगा, जल सेना होगा। ठीक है, जल सेना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। राजा थल एवं जल सेना का प्रधान होता था। चोल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल सेना विभिन्न दलों में बंटी थी। यानी जो चोल व्यवस्था था, चोल का प्रशासनिक व्यवस्था था, उसमें बहुत तरह का क्या था, बहुत तरह का सेना था। उसमें पहला था स्थल सेना, उसके बाद था जल सेना। स्थल सेना व जल सेना का दोनों का हेड कौन होता था, राजा होता था। जैसे अभी हम लोग का जल सेना, वायुसेना, एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो अधिकारी कौन होता है, हम लोग का राष्ट्रपति होता है। वैसे ही उस टाइम में भी
था। सबसे बड़ा हेड कौन होता था? वहाँ का राजा होता था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। ज्ञात होता है कि चोल सेना विभिन्न दल में बटी हुई थी। ऐसे दलों की संख्या संभवतः 16 थी, सॉरी दोस्तों 70 थी। यानी जो चोल का सेना था वो 70 भागों में बटा हुआ था। चोल राजाओं की सेना विशाल एवं सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होती थी। उनकी सेना में पदार्थी मतलब जो पैदल सैनिक, अश्वरोही मतलब जो घोड़सवारी, धनुधारी मतलब जो धनुष चलाने वाले एवं हाथी थे। विभिन्न स्थानों पर सैनिक छावनी बनी होती थी। चोल वंश का सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उनके पास एक सुसज्जित नौसेना थी, यानी जल सेना थी। दोस्तों चोल व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट बात वही था जो किसी भी वंश में नहीं देखा गया। उनके पास क्या था? उसके बाद पूरा सुसज्जित एकदम पूरा मतलब पूरा ट्रेनिंग वाला नौसेना थी, मतलब जल सेना थी। ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने समुद्री पार पूर्वी द्वीप समूह लंका पर विजय किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लंका पर विजय प्राप्त किया था चोल वंश के शासकों ने। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि उनके पास क्या था? नौसेना थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे चोल वंश का जो प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व विभाग कैसा था, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे इनकम करता था वो लोग। ठीक है, राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि, उद्योग धंधे और व्यापार के ऊपर कर था, यानी टैक्स। ठीक है, समय समय पर भूमि की नपाई और प्रबंध होती थी। शासन उपजाऊ का छठा भाग लेता था। मतलब क्या है? जो अनाज उपजाया गया है, मान लीजिए 6 केजी चावल हुआ। ठीक है, तो 6 केजी चावल में से 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी 6 केजी में अगर 1/6 किया जाए तो 1 केजी राजा का होता था और 5 केजी मतलब जो उगाता था उनका होता था। मतलब उनका जो कर व्यवस्था था उतना हार्ड नहीं था, जटिल नहीं था। ठीक है, कर के रूप में लिया करती थी। कर धन अथवा अनाज दोनों के रूप में दिया जा सकता था। नमक कर, सिंचाई कर, चुंगी और न्यायालयों द्वारा आर्थिक दंड से भी सरकार की आमदनी होती थी। यानी ये राजस्वों में ये जो नमक कर था, सिंचाई कर था, चुंगी और जो न्यायालयों में मतलब जो कोर्ट में जो आर्थिक दंड दिया जाता था ना, जुर्माना, उससे भी सरकार की आमदनी होती थी। सामान्यतः अधीन राजाओं से वार्षिक कर लिया जाता था। मतलब क्या था? जो उसके साथ में जो उनके समकालीन जो उनका मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि उनके अंडर में कोई राजा काम कर रहा था तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो चोल व्यवस्था का आमदनी होती थी। आगे और देखते हैं। चोल शासक करों के मामले में अत्यंत उदार थे। वे जनता की स्थिति के अनुसार ही कर वसूल लेते थे। कुलोत्तुंगा प्रथम ने अनेक प्रकार के कर को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये जो कुलोत्तुंगा है ये कौन थे? ये चोल वंश के एक राजा थे। उनके टाइम क्या था? बहुत सारे कर को माफ कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सार्वजनिक व्यय। मतलब जो रेवेन्यू तो जनरेट किया जाता था लेकिन उसको खर्चा कैसे किया जाता था अब हम लोग वो देखेंगे। उसके प्रशासनिक व्यवस्था में सार्वजनिक व्यय मतलब किस तरह से व्यय किया जाता था। चोल साम्राज्य की कुल आय का प्रमुख भाग स्थल सेना, नौसेना एवं सिविल सर्विस पर खर्चा किया जाता था। यानी चोल का जो प्रमुख खर्चा था वो उनका सैनिक के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते थे। सिविल सर्विस मतलब उनके जो साम्राज्य में जो भी काम करते थे उनको वेतन के रूप में दिया जाता था। चोल शासक सार्वजनिक हितों के कार्य पर भी अत्यधिक धन व्यय करते थे। चोल शासक सड़कें, पुलों और नाव की उचित व्यवस्था करते थे। यानी उनका जो सार्वजनिक व्यय के रूप में वो लोग सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे, नाव का उचित व्यवस्था करते थे। चोल राजाओं ने सिंचाई का अच्छा प्रबंध करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय किया था। ठीक है, यहाँ पर व्यय किया था मतलब खर्च किया था। आगे देखते हैं दोस्तों एक कोटेशन है, याद रखिएगा। बहुत यांकर ने लिखा है कि चोल महान निर्माता थे,
सिर्फ नगरों और मंदिरों में ही नहीं वरन लाभकारी व आवश्यक सिंचाई व्यवस्था के संस्थापक भी थे। जो चोल थे ना, वो उनके बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है। एक कोटेशन आपको जरूर लिखना है उसमें, क्योंकि पॉइंट छोटा है तो कोटेशन दे देंगे तो पूरा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनका न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसे है? चोलों की न्याय व्यवस्था संगठित थी, मतलब एक फिक्स्ड था, है ना। मुकदमाओं का निर्णय करने का अधिकार स्थानीयों को प्राप्त था। मतलब जो जैसे होता है ना, सबसे ऊपर क्या होता है? देश, उसके बाद होता है राज्य, उसके बाद होता है जिला, उसके बाद होता है ब्लॉक डिपार्टमेंट, उसके बाद होता है कोई भी पंचायत, उसके बाद होता है ग्रामीण। तो उस हिसाब से सब कुछ बटा हुआ था। ठीक है, तो और निर्णय का जो अधिकार था वो ग्रामीणों को था, मतलब ग्राम पंचायत को था। जूरी की प्रथा थी। अंतिम अपील राजा के पास किया जा सकता था। यानी हम लोग जो कुछ भी मुकदमा होता है तो अंतिम अपील कहाँ पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो उसी प्रकार का अंतिम अपील कहाँ होता है? राजा के पास होता था। ठीक है, चोल राजाओं का कानून नरम था। अपराध सिद्ध होने पर अपराधियों को गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था। तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि उस वहाँ का कानून व्यवस्था कैसा था। मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई दोष किया है तो उसको क्या करते हैं? उसके बदले में उसका मानहानि किया जाता था। उसका जो उसके समाज में इमेज था उसको ख़त्म किया जाता था। मतलब गधे पे बिठा के उसको घुमाया जाता था, बस उसका हो गया, वही उसका मतलब दंड है। ठीक है, और उससे भी अगर कोई बड़ा कोई कांड कर दिया या फिर किसी का मर्डर वर्डर कर दिया तो उसके बदले में क्या होता था? हत्या सीट नहीं होगा दोस्तों, सिद्ध होने पर अपराधियों को 16 गाय का जुर्माना किया जाता था। यानी कोई अगर किसी का हत्या कर दिया जाए तो क्या होता था? 16 गाय का जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे दोस्तों प्रांतीय शासन। प्रांत मतलब प्रांत जो बटा हुआ था, प्रांत में उसका शासन व्यवस्था कैसा चलता था? चोल साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक विस्तृत थी। अतः यहाँ पर अंत नहीं होगा। अतः राजा के लिए यह संभावना थी कि वह अकेले इतनी बड़ी, यहाँ पर संभव नहीं थी होगा, है ना। थोड़ा दोस्तों यह कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में एरर हो जाता है, मैं उसको आपको करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, संभावना नहीं थी कि अकेले इतनी बड़ी साम्राज्य का व्यवस्थित सुचारू रूप से चला सके, यानी अच्छा तरह से चला सके। ठीक है, अतः प्रशासनिक की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को अनेक प्रांत में विभाजित किया। मतलब क्या है? उतने बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने क्या प्रांत में जैसे बांट दिया। आप लोग अभी खुद जैसे हम लोग का अभी जो वर्तमान में जो स्वरूप है ना, वैसे ही स्वरूप था। जैसे हम लोग के सेंट्रल में है ना राष्ट्रपति, वैसे ही होता था राजा। और अभी क्या है? अभी प्रांत का सिस्टम नहीं है, अभी क्या है? राज्य का सिस्टम है। और राज्य में मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनों मिलके अपना काम करते हैं। वैसे ही उस टाइम राजा क्या करते थे? एक अपना मंत्री को बैठा देते थे जो उस प्रांत का राजा होता था। ठीक है, लेकिन हेड कौन सा होता था? हेड राजा ही होता था, जिनको मंडल प्रांत कहते हैं। जो मतलब वो जो प्रांत बटा हुआ था, प्रांत को ही मंडल कहते थे। मंडल कलांडू और नायडू में विभाजित होता है। मतलब क्या है? जैसे होता है ना कि राज्य क्या होता है? जिलाओं में बंटा होता है। तो वैसे ही प्रांत जो होता है वो मंडल तथा नायडू में विभाजित होता है। नायडू के अंतर्गत कुरुम ग्राम समूह होता था। और जैसे जिला के अंदर क्या होता है? जिला के अंदर पंचायत होता है, प्रखंड होता है, ब्लॉक होता है। वैसे ही वहाँ पर नायडू के अंतर्गत बहुत सारा कोरम होता है। ठीक है, और ग्राम भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो क्या है उनका जो प्रांतीय व्यवस्था था वो इस तरह का था। जैसे अभी जो वर्तमान स्वरूप है उसी तरह प्रकार का था। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? उसको यही दोस्तों इसका जो पूरा हो गया हम लोग देखें ना, जो चोल वंश का प्रशासनिक व्यवस्था, इतना ही लिखना है बस। लास्ट में आपको उसका निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष मतलब क्या होता है? फिनिशिंग टच, उसको फिनिशिंग टच जैसे होता है ना, और अंतिम आपको कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। चोल की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेखनीय विशेषता राजा द्वारा अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी युवराज की घोषणा करना था। मतलब क्या है? चोल व्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का प्रशासनिक व्यवस्था था। उसका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का उच्च कोटि था, इससे ये पता चलता है कि राजा अपने जीवित रहते ही उसका उत्तराधिकारी को चुन लिया करता था और मंत्री
परिषद का ना होने पर ग्रामीण ने स्वतः प्रशासन प्रणाली को प्रचलित करता था। यानी क्या है, अगर कोई भी मतलब मुद्दा अगर ऊपर नहीं जाता, वो ग्रामीण व्यवस्था से ही सुलझ जाता था। वही चीज़ है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वीडियो दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।